हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाइपरथायराइडिज्म। आज इस वीडियो में हम हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कैसे हम हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोस करेंगे एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में बेसिकली 4 तरीके के डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, जो कि थायराइड हार्मोन की कमी से होता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हम ग्रेव्स डिजीज़ और थायराइड एडेनोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉइटर और थायराइड कार्सिनोमा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइपर यानी कि ज़्यादा एंड थायराइडिज्म मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन्स, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड। थायराइड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं T3 एंड T4, दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, है ना। तो T3 और T4 का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल्स के ऊपर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। एंड दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर जो ग्लैंड का साइज है 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल ग्लैंड के साइज से, और ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है और T3 और T4 को ज़्यादा सिंथेसाइज करने लगती है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ पे देखें तो इसमें 2 तरीके के कॉजेज़ हैं। पहला है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि जो पैथोलॉजी है इट इज़ इन द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से T3 और T4 का जो सिक्रीशन है ये बढ़ जाता है और ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है। जो दूसरा कॉज है दैट इज द सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, विच इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, है ना। अब आपको मालूम है कि T3 और T4 तो थायराइड से सिंथेसाइज होते हैं, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड है ये TSH को सिक्रीट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो दीज 2 हार्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्मोन लेवल ऑफ T3 एंड T4, है ना। इसलिए अगर पिट्यूटरी में डिफेक्ट होता है, मान लीजिए पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाएगी, देयर विल बी इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ TSH। हाइपोथैलेमस में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से TRH का लेवल बढ़ेगा एंड इट विल अगेन रिजल्ट इन हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अब अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के फॉर्म्स को देखें तो ये 2 तरीके से डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है। जो पहली है दैट इज़ द ग्रेव्स डिजीज़ और थायरोटॉक्सिकोसिस, एंड द सेकेंड इज थायराइड एडेनोमा। तो हम एक एक करके दोनों बीमारियों को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ग्रेव्स डिजीज और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का जो मेन जो कॉज है वो है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। अगर हम मेल्स और फीमेल्स में इसका इंसिडेंस देखें तो फीमेल्स में ये जो इंसिडेंस है ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द मेल्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखें तो इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट में वर्क करने लगता है। तो इस केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में काम करने लगता है ना। कैसे करता है देखते हैं हम इसको। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिव थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़। अब एक्सेसिव थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे TSI का जो सिंथेसिस है ये ज़्यादा होने लगता है। अब होता क्या है देखिए आप, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो ये फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल के अंदर ही T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस होता है। इस फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं TSH रिसेप्टर। ये रिसेप्टर TSH हार्मोन के साथ में बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर सेल को टू सिंथेसाइज T3 एंड T4। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो TSI का फॉर्मेशन होता है विच इज़ फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स, ये बहुत एक्सेस क्वांटिटी में TSI का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये जो TSI है ये बिल्कुल TSH के जैसा ही मिमिक करता है, एक जैसा दिखता है। TSI मिमिक TSH
एंड बाइंड टू TSH रिसेप्टर्स ऑन फॉलिकुलर सेल। तो कायदे से ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर TSH को बाइंड करना चाहिए था, लेकिन TSH बाइंड नहीं कर पाता और TSI यहाँ पर TSH रिसेप्टर के साथ में ये बाइंड करता है ना। बाइंड करने की वजह से देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। तो ये फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अब ये रिलीज करते हैं T3 को और T4 को। ठीक है, तो T3 और T4 का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। जब भी ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है और ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH का जो सिक्रीशन है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा तो एट द सेम टाइम देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर हाइपरप्लेजिया होने लगता है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, नंबर बढ़ने लगता है, विच रिजल्ट्स इन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, है ना। तो T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा तो इट रिजल्ट इन हाइपरथायरॉयडिज्म, और जो थायराइड सेल्स हैं इनका जो नंबर है बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है इसका एनलार्जमेंट होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे इसमें तो T3 और T4 का जो लेवल है ब्लड के अंदर ये बढ़ेगा और TSH का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि TSH जब TSH रिसेप्टर से बाइंड करता है तब भी वो T3 और T4 को बढ़ाएगा। तो ऐसा इस डिजीज़ में क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो ये है ब्लड का जो हार्मोन लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज़ टू बी नोटेड दैट प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग ऑफ TSI टू TSH रिसेप्टर इट इज़ फॉर 12 आवर्स। ये जो TSI रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है ये बहुत देर तक बाइंडिंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए ये बाइंडिंग होती है, लगभग 12 घंटे के लिए। लेकिन अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग देखें बॉडी की तो जो TSH की बाइंडिंग होती है TSH रिसेप्टर के लिए इट इज़ ओनली फॉर 1 आवर, है ना। तो 1 आवर और 12 आवर में काफ़ी अंतर है, जिसकी वजह से यहाँ पर थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म देखें तो वो है थायराइड एडेनोमा, है ना। इट इज़ अ ओकेजनल कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का ये कम कॉज है, ठीक है। ज़्यादातर तो ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से ही हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें कि जो ग्लैंड है इसकी बिनाइन ग्रोथ होने लगती है ना। तो एक तरीके का ये बिनाइन ट्यूमर है। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है क्योंकि ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहती है, बहुत एक्टिविटी ग्लैंड के अंदर नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में अगर ग्लैंड एक्टिव है तो इट रिजल्ट्स इन सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। T3 और T4 का लेवल बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, और T3 और T4 का लेवल बढ़ेगा तो अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा और TSH के सिक्रीशन को कम करेगा। ओके, अब अगर हम थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देखें तो यहाँ पर आपको एक बात जो समझनी है वो ये है कि जो भी फंक्शंस थायराइड हार्मोन के होते हैं उसी के बड़े हुए इफेक्ट या एग्जैजरेटेड इफेक्ट को हम सिम्टम्स मान सकते हैं, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो पेशेंट विल बी हाईली नर्वस होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा, इंटॉलरेंस टू हीट, पेशेंट बिल्कुल भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। अब BMR ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग भी देखने को मिलेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं इसलिए डायरिया मिलेगा। हार्ट रेट को ये बढ़ाता है हार्मोन, तो यहाँ पे टैकीकार्डिया मिलेगा, हार्ट रेट विल बी मोर। एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी। देयर विल बी इंसोमनिया यानी कि लैक ऑफ स्लीप, पेशेंट सो नहीं पाएगा। मसल के अंदर भी बहुत वीकनेस मिलेगी। गॉइटर होगा यानी कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, ठीक है। ट्रेमर्स ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। हाथ के अंदर या फिंगर्स के अंदर कपकपाहट देखने को मिलती है, ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। अगर फीमेल होगी तो फीमेल के अंदर अगर देखते हैं मेंस्ट्रुएशन को तो एमेनोरिया हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, एंड इन सम केसेस इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वेट लॉस होगा क्योंकि BMR बेसिकली बढ़ रहा है। और एक और सिम्टम जो कि देखने को मिलता है दैट इज प्री टीबियल मिक्सीडेमा, है ना। तो जो मिक्सीडेमा है देयर इज डिपोजिशन ऑफ म्यूसिन अंडर स्किन। तो जो प्री टीबियल एरिया है वहाँ पर म्यूसिन का डिपोजिशन स्किन के अंदर होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन पेल, इडिमेटस और वैक्सी दिखती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री टीबियल मिक्सीडेमा।
एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज एक्सोप्थेल्मस, है ना। अब एक्सोप्थेल्मस होता क्या है, अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को देखेंगे, देयर विल बी प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल। पेशेंट की जो आई बॉल है ये बहुत आगे की तरफ निकली हुई होती है, प्रोट्रूड करती है, और जब ये प्रोट्रूड करती है तो ऐसा लगता है कि पेशेंट घूर रहा है ना। स्टेरिंग लुक पेशेंट का देखने को मिलता है। तो ये जो आई बॉल का प्रोट्रूजन है, इसके दो कारण होते हैं। पहला है इडेमेटस स्वेलिंग ऑफ द रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू। जो आई बॉल के जो पीछे का टिश्यू होता है ऑर्बिट पे, रेट्रो ऑर्बिटल, है ना। तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे, है ना। तो ऑर्बिट के पीछे का जो टिश्यू होता है वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से एडेमा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आई बॉल आगे की तरफ क्या होती है, प्रोट्रूड करती है। और दूसरा कारण है डीजेनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, है ना। कुछ मसल्स हैं जो कि आई बॉल को एक तरीके से सपोर्ट करती हैं और आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जब इन मसल के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं तो उसकी वजह से आई बॉल भी प्रोट्रूड करती है, ठीक है। तो पेशेंट का स्टेरिंग लुक होगा, अपर आईलिड डज नॉट क्लोज कम्प्लीटली, है ना। तो इतनी आई बॉल प्रोट्रूड करती है कि जो ऊपर वाली आईलिड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती, और अगर आईलिड क्लोज नहीं करेंगी तो क्या होगा, आई के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, आई के अंदर ड्राइनेस देखने को मिलती है, कॉर्निया के अंदर अल्सरेशन भी देखने को मिलता है, और कई बार ऑप्टिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से विजुअल डैमेज भी हो सकता है ना। तो ये हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम आ जाते हैं अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस या फिर डायग्नोसिस, हम किस तरीके से बनाएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की, ठीक है। तो इसमें आते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए, जिसके अंदर हम ब्लड के अंदर T3 और T4 के लेवल को देखते हैं, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर हम ब्लड में TSH देखेंगे या फिर सीरम में TSH देखेंगे तो TSH का लेवल कम होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट देखेंगे, दैट इज TSI लेवल, है ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अभी हमको ये नहीं मालूम है कि कारण थायराइड एडेनोमा है कि ग्रेव्स डिजीज़ है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम TSI लेवल को जब चेक करते हैं तो अगर ग्रेव्स डिजीज़ होगी तो उसमें TSI का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर थायराइड एडेनोमा होगा तो उसमें TSI का लेवल नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम थायराइड का स्कैन भी कर सकते हैं, एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट जो कि हम थायराइड के डायग्नोसिस में करवाते हैं। दूसरा जो टेस्ट है दैट इज़ द टेस्ट टू सी द बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो जो BMR है ये हाइपरथायरॉयडिज्म में 30 से 60% तक बढ़ा हुआ मिलता है अबव द नॉर्मल, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में हम एंटीथायराइड ड्रग्स देते हैं, जिसमें आती हैं थायोसाइनेट्स, थायोयूरिलीन्स, आयोडाइड्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन दैट इज आयोडीन 131। दूसरा, हम इसमें सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं ग्लैंड का। तो अगर हम पार्शल रिमूवल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब टोटल थायराइडेक्टमी। अगर हम पूरी ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं तो हमको फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी भी पेशेंट को देनी पड़ती है ना। तो टोटल थायराइडेक्टमी विद रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। सो दिस हैज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। Thanks for watching.